गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर एस राय। आज हम लोग फिजिक्स के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट के जो टॉपिक हैं कूलम्ब्स लॉ, उसके बारे में कल हम लोगों ने डिस्कशन किया था, चर्चा किया था। और आज एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आपको हर तरह का वीडियो फिजिक्स से जो भी संबंधित होंगे सभी प्रकार के लेक्चर जो है मैं आपको बारी बारी से बताऊंगा। आप निश्चित रूप से सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें। आज जिस टॉपिक पे हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं उसके बारे में आपको हम बता देना चाहते हैं। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं, जो टॉपिक हमारा है वो कूलम्ब्स लॉ के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। मित्रों, जो लोग भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, देखिए फिजिक्स जो है, फिजिक्स इज एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट एंड वी हैव टू स्टडी इट इन अ डिटेल बाय द एक्सपेरिमेंटल वे। ये रटने का चीज़ नहीं है, ये सीखने का चीज़ है, ठीक है। आ जाइए, हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे। हमारे पास जो टॉपिक है उसका नाम है कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ के बारे में बताना चाहते हैं कि सबसे पहले इसके बारे में अगर किसी ने कोई जानकारी दी इस नियम के बारे में तो उनका नाम था सीए कूलम्ब। सीए कूलम्ब साहब ने सबसे पहले कूलम्ब के नियमों के बारे में अपना जानकारी इन्होंने दिया। ये सीए कूलम्ब जो है ये फ्रांस के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के रहने वाले थे। इन्होंने सबसे पहले कॉन्सेप्ट जो है कूलम्ब के बारे में सबसे पहले सीए कूलम्ब साहब ने कूलम्ब्स लॉ के बारे में अपना अनुभव शेयर किया, जिसको आज पूरी दुनिया पढ़ाई करती है। तो सबसे पहले हम लोगों ने कल जो टॉपिक पढ़ा था लेक्चर नंबर 8, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 9। क्या पढ़ेंगे? लेक्चर नंबर 9। तो लेक्चर नंबर 9 में आज हमें जो टॉपिक पढ़ना है, कल हम लोगों ने एक फार्मूला निकाला था, F इक्वल टू के इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। हम लोगों ने कल एक फार्मूला पढ़ा था। हमारा फार्मूला क्या था? फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल टू के इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। यह Q1 और Q2 जो है ये दो चार्जेज हैं और ये आर स्क्वायर जो है ये डिस्टेंस है। हमने कल आपको बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेज। हियर टू चार्जेज इज गिवन, फर्स्ट वन इज Q1 एंड सेकंड वन इज Q2, राइट? ओके, एनी प्रॉब्लम? ओके, नाउ I have also explained, I have also tell you that force is, electrostatic force is inversely proportional to the square of distance between them। इसका मतलब ये हुआ, कल आपको सबसे पहला जिस टॉपिक के बारे में हमने बताया था उसको विस्तार रूप से आपको फिर से बताते हैं। ये तो आप जान गए कि कूलम्ब्स लॉ किसने दिया था? सीए कूलम्ब ने। कहाँ करने वाले थे? फ्रांस के। कल आपको मैंने बताया था फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। ये पहला कल हमारा इक्वेशन था। और दूसरा था फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस। द फर्स्ट चार्ज इज Q1 एंड द सेकेंड चार्ज इज Q2। इट मीन्स दैट इसका जितना वैल्यू इसका बढ़ेगा उतना ही वैल्यू इसका बढ़ेगा, और ये जो है समानुपाती है। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेज। इट मीन्स दैट इफ द वैल्यू ऑफ चार्ज विल बी इंक्रीजेज, in the same way electrostatic force will be increases। now the second one is inversely proportional। इसका वैल्यू जितना ही बढ़ेगा जस्ट इसके अपोजिट में ये काम करेगा। इट मीन्स दैट इफ it will be increases then it will be decreases, if it will be increases then this will be decreases। It means that there is a relation
there is a relation between force and the product of the two charges, and this relation will be directly proportional. This relation will be directly proportional. And the second one is force is inversely proportional to the distance between the two charges, square of distance between two charges. कुल मिलाकर हम लोग कह सकते हैं इन दोनों इक्वेशन से हमने एक फॉर्मूला निकाला था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बराबर K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ यह K जो है ये आपका कूलाम्ब कांस्टेंट है, कूलाम्ब अचर बोलते हैं इसको हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं कूलाम्ब कांस्टेंट। क्या बोलेंगे? कूलाम्ब कांस्टेंट बोलते हैं इसे हम लोग इंग्लिश में। और ये Q1 Q2 जो है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेज, दो आवेशों के बीच का गुणनफल है, और ये आर स्क्वायर जो है दो आवेशों के बीच की क्या है? दूरी है। जहां हमने आपको ये कल फॉर्मूला निकाला और इस फॉर्मूले पे हमने एक क्वेश्चन भी आपको बताया था। इसमें कुछ और भी बातें आपको बताना जरूरी है जो आपके बीच हम जो है बताना चाहते हैं। आइए उसको भी हम एक्सप्लेनेशन करते हैं, बताते हैं आपको। इसको मिटा दें। देखिए अब समझिएगा कि यह K जो है यह यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं होता है जैसे कि G होता है। G जो है वह यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है जिसका वैल्यू होता है 6.674। यह G जो है G का वैल्यू कितना होता है? 6.674 इंटू 10 का पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। द वैल्यू ऑफ G इज कांस्टेंट। G का जो मान होता है वह कांस्टेंट होता है, ये बदलता नहीं है किसी भी मीडियम में, ये हमेशा यही रहेगा। याद रखना है कि G का वैल्यू क्या होगा? 6.674 इंटू 10 का पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। बट द हियर K इज ऑल्सो कांस्टेंट एंड G इज ऑल्सो कांस्टेंट। बट व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन K एंड G? हम लोग को ये जानना है कि इस K में और G में क्या अंतर होता है। देखिए अगर कोई पूछता है K एंड G व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, दोनों में क्या अंतर है, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि यह G जो होता है यह जो है आपको यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, इसके वैल्यू जो है बदलते नहीं हैं। लेकिन यह K जो होते हैं ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं होते हैं, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं होते हैं, इसके वैल्यू जो होते हैं बदलते हैं मीडियम के अनुसार। किसके अनुसार? मीडियम के अनुसार। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि K इस ये फार्मूला आने के बाद, मीन्स कोई पूछे कि क्या फार्मूला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल टू, देन आप कह सकते हैं K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। व्हाट इज दिस K क्या है? तो कह सकते हैं K इज नॉट अ यूनिवर्सल कांस्टेंट लाइक G। K जो है यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं होता है और G जो है यह यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, अर्थात G का वैल्यू नहीं बदलता है या फिक्स होता है किसी भी मीडियम के लिए, लेकिन K का वैल्यू हमेशा बदलते रहता है। ठीक है, कोई दिक्कत है? अगर कोई दिक्कत नहीं है तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और फिर आपको हम आगे के लेक्चर जो है बताने का प्रयास करते हैं। इसको मिटा दिया जाए तो क्या समझ में आया? K इज नॉट यूनिवर्सल कांस्टेंट बट G इज यूनिवर्सल कांस्टेंट। अब इसको मिटाकर हम अगले टॉपिक पर आपसे हम चर्चा करने वाले हैं। सपोज कीजिए हमारे पास दो चार्ज हैं, एक प्लस Q1 है और दूसरा प्लस Q2 है। हमारे पास आप फिगर में देख सकते हैं स्पष्ट रूप से, हमारे पास दो चार्जेज हैं, पहला कौन सा है? प्लस Q1 और दूसरा कौन सा है? प्लस Q2। और ये दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वह R है। इस दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वह क्या है? R है। ये ऑब्जेक्ट जो है इसका मास m1 है और ये जो ऑब्जेक्ट है इसका मास m2 है। ध्यान दीजिएगा, यह जो पहला जो ऑब्जेक्ट है इसका मास क्या है? m1 है
और इसके मास क्या है, m2 है। इस पे जो चार्ज हो कितना है, प्लस q1 है, और इस पर चार्ज क्या होगा, प्लस q2 होगा। ध्यान से समझिएगा, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m1 है और दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास m2 है। मतलब एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान m1 है और दूसरा वस्तु है जिसका द्रव्यमान जो है वह m2 है। इस दोनों के बीच के जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, वह कितना है, r है। ओके राइट। इस पे जो m1 पे जो आवेश है वो प्लस q1 है और m2 पर जो आवेश है वह क्या है, प्लस q2 है। हम लोग को, आप जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में आपको जानकारी है कि न्यूटन साहब ने सबसे पहले जो है इसके बारे में जानकारी दिया, उनको एहसास हुआ, उनको फीलिंग हुआ कि पेड़ पर से एक सेब जो है वह धरती की तरफ गिरा, धरती पे गिरा। उन्होंने सोचा आखिर ये जो फल जो पेड़ से धरती पे गिरा वो नीचे ही क्यों गिरा। Why the fruits falls on the earth, ये पृथ्वी पर ही क्यों गिरा, ये नीचे ही क्यों गिरा, ये ऊपर क्यों नहीं चला गया। इस पर जो शोध किया गया तो पता चला कि हर वस्तु पे पृथ्वी जो है वह एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है और ग्रेविटेशनल फोर्स के माध्यम से वह सभी ऑब्जेक्ट को अपने तरफ अट्रैक्ट करती है, अपने तरफ खींचती है। और यही कारण है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वह ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे की तरफ गिरता है। पहले इस फिगर को ड्रॉ कीजिए, फिर इसके बारे में कुछ बात आपको हम बताते हैं। अब यहाँ देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका ऑब्जेक्ट है जिसका मास m1 है और इसका मास क्या है, m2 है, इसके बीच की दूरी r है। और यहाँ जो है आपको Fg लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, Fg इक्वल टू g इंटू m1 इंटू m2 बाई r स्क्वायर हो जाएंगे। यही इसके फार्मूले हो जाएंगे। आप ध्यान देंगे, इसके फार्मूला क्या हो जाएंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर g इंटू m1 इंटू m2 बाई r स्क्वायर, जहाँ m1 जो है वह पहले ऑब्जेक्ट का मास है और m2 जो है दूसरा ऑब्जेक्ट का मास है और इसके बीच की डिस्टेंस क्या थी, r थी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर जो फार्मूला हमको मिला वह क्या मिलेगा, g इंटू m1 इंटू m2 बाई r स्क्वायर, g इंटू m1 इंटू m2 बाई r स्क्वायर। ओके, यहाँ g का जो वैल्यू है, g इज यूनिवर्सल कांस्टेंट, g इज यूनिवर्सल कांस्टेंट। मतलब यहाँ g के जो वैल्यू है वह फिक्स है, यह चेंज किसी भी मीडियम में होता क्या है, नहीं है। ये फिक्स्ड फॉर एनी मीडियम, ये किसी भी फिक्स्ड फॉर एनी मीडियम, ये किसी भी मीडियम के लिए फिक्स्ड है, चाहे वो वाटर हो, चाहे वह एयर हो या ग्लास हो, किसी भी मीडियम के लिए। आप समझिए, किसी भी मीडियम के लिए जी का वैल्यू जो होता है कांस्टेंट होता है, वह फिक्स होता है, चाहे मीडियम आपका वाटर हो, चाहे एयर हो या ग्लास हो, ये बदलने वाला नहीं है। फिर समझिएगा कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m1 है और इसका मास m2 है, इसके बीच की डिस्टेंस क्या है, r है। और तो जब इसके दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में, दोनों जो वस्तु है दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स जब लगेंगे तो कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला आ जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू g इंटू m1 इंटू m2 बाई r स्क्वायर, जहाँ ये g जो है यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, यह किसी भी मीडियम के लिए फिक्स होता है, यह बदलता नहीं है, चाहे वाटर हो, चाहे एयर हो या ग्लास हो। लेकिन हमने एक जो फार्मूला निकाला था, ये हमने एक फार्मूला और निकाला था जो इसके पहले जो है हमने आपको बताया, उसके बारे में हम आपको चर्चा करना चाहते हैं। एक हमने निकाला था क्या, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बराबर K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। हमारे पास दो फार्मूले हैं,
एक ये है एक नंबर और एक ये है, ये दोनों फार्मूला जो है हमें याद रखना होगा। यहाँ लिखना हो k इज नॉट अ यूनिवर्सल कांस्टेंट। ओके, एनी प्रॉब्लम? ओके राइट, प्लीज सी हियर। आप देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, k इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। हियर k इज नॉट यूनिवर्सल कांस्टेंट, k यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, ये अलग अलग मीडियम के अनुसार इसके वैल्यू बदलेंगे। लेकिन यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर g इंटू M1 इंटू M2 बाई आर स्क्वायर, जहाँ g जो है यह यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, किसी मीडियम के लिए फिक्स होता है, इसके वैल्यू बदलते नहीं है। इसमें कोई दिक्कत? इसको उतारिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बोलिए, आप लोगों ने उतारा? चलिए उतार लिए, तो अब आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। और फिर जो है अब हम लोग जो है अगला हमारा काम क्या होगा, ये समझ गए कि यह k का वैल्यू जो है बदलते रहता है। ये द वैल्यू ऑफ k डिपेंड्स ऑन द मीडियम। k का जो वैल्यू जो होता है वह अलग अलग मीडियम के अनुसार क्या होता है, अलग होता है, लेकिन g का वैल्यू बदलता नहीं है। अब आइए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, जिसको हम लोग चर्चा करेंगे, पढ़ने का काम करेंगे। हम लोग अब निकालने जा रहे हैं SI यूनिट। हम लोग आगे क्या निकालने जा रहे हैं, SI यूनिट ऑफ k। मीन्स अब हम लोग को निकालना है SI यूनिट ऑफ k। यह k जो है इसके SI मात्रक क्या होगा, k का मात्रक हम लोग अभी पढ़ेंगे और इसको निकालने का काम करेंगे। हेडिंग डालिएगा और हेडिंग डालिए, फिर हम आगे आपको बताते हैं। ओके, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा। आपको पता है, आप जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बराबर फार्मूला हमारे पास हुआ k इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। ओके, यहाँ कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 मान लेते हैं, लेकिन अभी रहने दीजिए। ये हमारे पास फार्मूला होगा क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल टू k इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। चलिए यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ 1 मान लेते हैं, तो 1 मान लेते हैं, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा, हमारा हो जाएगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनटू आर स्क्वायर बटा हो जाएगा हमारा Q1 इंटू Q2। ये k का मान, हमें यहाँ k का मान निकालना है। k का मान जब निकालेंगे तो हमारे पास क्या फॉर्मूला हो जाएगा, Fe इंटू आर स्क्वायर बटा Q1 इंटू Q2। ओके, यहाँ हमें वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k। हमको यहाँ k का SI यूनिट क्या होगा उसको निकालना है। तो उसको निकालने के लिए हम ऐसे इसको लिख सकते हैं, k इक्वल टू Fe इंटू आर स्क्वायर बटा Q1 इंटू Q2। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, यह डिस्टेंस है, और ये दोनों जो हैं ये प्रोडक्ट ऑफ चार्जेज है। राइट, चलिए तो यहाँ आप देख सकते हैं फोर्स का SI यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है।
रेडियस ये आर डिस्टेंस है, डिस्टेंस का मीटर है तो मीटर इंटू मीटर, ओके, 2 बार लिखना है, स्क्वायर है, और बटा ये चार्ज का क्या होता है, कूलम्ब इंटू कूलम्ब, तो बोलिए क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम्ब स्क्वायर। अर्थात इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। यही जो है हमारा, ये आपको आप लिख सकते हैं एसआई यूनिट ऑफ के इक्वल टू क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। यही हमारा जो है आपको एसआई यूनिट हो जाएगा, ठीक है। ये एसआई यूनिट हो जाएगा किसका, के का, यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है के का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। जल्दी उतारिए तो इसको, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए हो गई। तो क्या समझ में आया कि के का जो एसआई यूनिट है वो क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। याद रखेंगे के का जो हमें एसआई यूनिट मिला वह क्या मिला, न्यूटन मीटर स्क्वायर। ध्यान देंगे कि एसआई यूनिट ऑफ के इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। नाउ ये हमारा एसआई यूनिट था। अब आइए सीजीएस यूनिट ऑफ के का सीजीएस यूनिट क्या होगा, तो मुझे पता है के बराबर एफ ई इंटू आर स्क्वायर बटा Q1 इंटू Q2, राइट। तो देखिए ये फोर्स का जो सीजीएस यूनिट होता है इसको हम लोग बोलते हैं डाइन। क्या बोलते हैं, डाइन। ये डिस्टेंस का सेंटीमीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, चूँकि स्क्वायर है, ठीक है, बटा ये दोनों चार्जेज हैं, तो चार्ज का जो है आपको कूलम्ब हो जाएगा एसआई यूनिट में, और सीजीएस यूनिट में जो है इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। 2 बार चार्ज है तो ESU इक्वल टू हो जाएगा डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर बटा इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट का स्क्वायर। ये आपको सीजीएस यूनिट ऑफ के क्या हो जाएगा, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स का स्क्वायर। ओके, मीन्स ये 2 बार है ना, 2 आवेश है दोनों का, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स। तो हमें पता चल गया कि ऐसा यूनिट ऑफ के हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। और आपको सीजीएस यूनिट के का क्या हो जाएगा, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स का होल स्क्वायर। जल्दी इसको उतारिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हो गया। अब आगे हम लोग लिखेंगे कि 1 कूलम्ब इक्वल टू 3 × 10⁹ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है।
1 कूलम इक्वल टू 3 × 10⁹ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। आगे हम लोग पढ़ेंगे 1 कूलम बराबर वैल्यू होता है 3 × 10⁹ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इसको जो है हमें ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने में मदद करेगा। आप इसको लिख लें, क्या लिखेंगे? 1 कूलम इक्वल टू, 1 कूलम बराबर कितने वैल्यू होते हैं? 3 × 10⁹ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्या होगा? 1 कूलम बराबर कितना होगा? 3 × 10⁹ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्या बोलेंगे इसको? 1 कूलम इक्वल टू 3 × 10⁹ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इसको बताइए, उसके बाद फिर हम आगे आपको बताते हैं। चलिए अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि चाहे मीडियम हो, एयर हो या वैक्यूम हो, यहाँ के का जो वैल्यू होता है वह होता है 9 × 10⁹ मीटर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। आगे हम लोग पढ़ेंगे चाहे मीडियम हमारा एयर हो या वाटर हो, ठीक है, एयर हो चाहे वैक्यूम, इसको बोलिए VSCC वैक्यूम हो, यहाँ के का जो वैल्यू होता है वह 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। इसको भी उतारिए। ये के का वैल्यू क्या होगा? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। इसको याद रखना है। ये सब जो है हमको न्यूमेरिकल बनाने में काफ़ी सहयोग और काफ़ी जो है यह मदद करेगा, ठीक है। के का वैल्यू नोट कीजिए जल्दी। चलिए अब आप ध्यान दीजिएगा, हमें क्या ध्यान देना है? हमको ध्यान देना है कि ये जो एयर में या वैक्यूम में यह जो के का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। तो आखिर ये 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर कैसे होता है, इसके बारे में अभी तुरंत हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। वी विल डिस्कस हाउ, ये कैसे आपको बताना पड़ेगा, ये जानना पड़ेगा कि आखिर ये जो वैल्यू जो है, ये वैल्यू जो है आपको ये के का जो वैल्यू है इतना कैसे याद है? देखिए ये एक्सपेरिमेंट करके ये वैल्यू निकाला गया है। एक्सपेरिमेंट करके जो है यह वैल्यू निकाला गया है। यह जो वैल्यू है के का, ये जो है कितना है? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर है। आखिर ये वैल्यू आया कहाँ से, इसको हम लोग जानेंगे, इसके बारे में पता लगाएंगे, इसको पढ़ेंगे हम लोग और फिर जो है डिस्कस हम लोग करेंगे आगे इसका वैल्यू आखिर आया कहाँ से। तो देखिए हम दो ऑब्जेक्ट, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसके जो है ये इस पर चार्ज +Q1 है, और दूसरा ऑब्जेक्ट है हमारे पास, उस पर भी चार्ज क्या है? +Q2 है, ठीक है। और ये दोनों के बीच के जो डिस्टेंस जो है वह R है। दोनों के बीच के डिस्टेंस कितने हैं? R हैं। तो इस पे जो है आपको देखा गया कि ये जो डिस्टेंस है, ये चार्ज है, ये देखा गया कि इस पे 1 कूलम के आपको चार्ज है और इस पर भी 1 कूलम चार्ज है, ठीक है। दोनों जो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज वो कितने हैं? सेम है, सेम चार्ज है। यहाँ भी जो है 1 कूलम चार्ज है, यहाँ भी कितना है? 1 कूलम चार्ज है, राइट।
और इस दोनों के बीच का डिस्टेंस भी 1 मीटर का है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, दो ऑब्जेक्ट हमारे पास है, पहला ऑब्जेक्ट है और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है। पहला जो ऑब्जेक्ट है इस पे टोटल चार्ज कितना है 1 कूलम, और दूसरे ऑब्जेक्ट पर टोटल चार्ज कितना है 1 कूलम। इस दोनों को 1 मीटर के दूरी पर रखा गया। मैं ये बताना चाहता हूं कि जो K का जो वैल्यू जो है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये कैसे आया, ये आपको कैसे प्राप्त हुआ, ये कैसे आपने ऑब्टेन किया, ये कहाँ से आया, इसको हम बताना चाहते हैं। तो इसको एक्सपेरिमेंटली जो भी मैंने ये कूलम्स के बारे में जो नियम आपने पढ़ा, इसको एक एक्सपेरिमेंटली साइंटिस्टों ने इसका जो वैल्यू निकाला कि दो आवेश को रखा 1 मीटर की दूरी पर, दोनों पर सेम आवेश 1 कूलम का था, ठीक है। तो इसके आपको तो पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालने के लिए फार्मूला K × Q1 × Q2/r², ये तो आप जानते हैं। तो कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस पर कितने लगे ये बताइए, K × ये 1 कूलम का आवेश है और ये 1 कूलम का आवेश है, और डिस्टेंस कितना है 1 मीटर का है, ठीक है, इसका स्क्वायर है। और बताइए ये यहाँ समझिए कुल फोर्स कितने लगे हैं। तो यहाँ K का वैल्यू जो है, देखिए K का वैल्यू को हमको निकालना है। K का वैल्यू जो है हमें इतना आना चाहिए, तो इसको हम ऐसे देखिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं Fe = K × ये 1 कूलम, ठीक है, इसको बात लिखे हैं, ठीक है। अब आइए हमको K का वैल्यू निकालते हैं। तो K का वैल्यू के लिए क्या लिख सकते हैं, Fe × 1 मीटर का होल स्क्वायर बटा 1 कूलम × 1 कूलम, ठीक है। अब इसको जो है हम जब कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो हमें वैल्यू कितना आना चाहिए। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि कुल जो यहाँ K का जो वैल्यू है, किसका वैल्यू K का, वो कितना हो जाएगा 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर 9 है, ये K का वैल्यू है। और Fe × ये हो सकता है 1 हो जाएगा 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है, और ये हो जाएगा 1 कूलम का होल स्क्वायर। अब इसे कैलकुलेट कीजिएगा, तो इसको लिख सकते हैं 9 × 10⁹, ठीक है, × 1 कूलम का स्क्वायर बटा इसको जो है 1 मीटर स्क्वायर हम लिख सकते हैं। इसको हम आगे बढ़िया से लिखते हैं। पहले इसको इतना पार्ट आप उतारिए, पहले आप इसको इतना उतारिए, जगह कमी है, फिर हम आपको आगे लिखते हैं। पहले इसको इतना उतार लीजिए, फिर आगे बताते हैं। इसको हम अगर चाहे तो और इसको शॉर्ट कर सकते हैं। इसको अगर चाहिए तो और आसानी से आप ऐसे लिख सकते हैं Fe = K × कूलम स्क्वायर बटा इसको आप कर सकते हैं ऐसे मीटर स्क्वायर, ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। आप जानते हैं कि फोर्स जो होता है हमें यहाँ इसका वैल्यू जो होता है 9 × 10⁹ K कूलम स्क्वायर बटा मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं K = 9 × 10⁹ मीटर स्क्वायर। इसको जल्दी उतारिए। इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको कर देंगे, तो ये हो जाएगा कूलम स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ हमको कुल K का वैल्यू कितना हो जाएगा 9 × 10⁹ मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये जो है हमको टोटल जो है इसके K के जो वैल्यू आ गए, जो हमने यहाँ सिद्ध किया था। इसको उतार लीजिए। यहाँ जो है ये न्यूटन में होता है, इसलिए ये भी न्यूटन में हो जाएगा, यहाँ n छूट गया है। फिर ये देख लीजिए। अब समझिए कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है। पहला ऑब्जेक्ट जो है इस पर कुल चार्ज कितना है 1 कूलम का, और दूसरे पर भी 1 कूलम का, दोनों को 1 मीटर के दूरी पर हमने रखा, ठीक है।
तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बराबर K इंटू, यहाँ आवेश 1 कूलम और डिस्टेंस 1 मीटर, इसको लिख सकते हैं K इंटू कूलम स्क्वायर बटा मीटर स्क्वायर। ये दोनों को जो है आप जो है कैलकुलेट कीजिएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कुल वैल्यू जो है वो हमें कितना है 9 इंटू 10 का पावर 9 न्यूटन। इसके जो वैल्यू है कितना 9 इंटू 10 का पावर 9 न्यूटन होते हैं। K इंटू ये कूलम स्क्वायर मीटर स्क्वायर, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा K इक्वल टू 9 इंटू 10 का पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो यहाँ इस तरीके से ये जो दो ऑब्जेक्ट थे, दोनों पर जो सेम आवेश थे 1 मीटर दूरी पर थी, हमने जब एक्सपेरिमेंटली इसको देखा, एक्सपेरिमेंट के बदौलत हमने इसको जब देखा तो हमें यह पता चला कि कुल जो वैल्यू है वह वैल्यू कितना है, K का 9 इंटू 10 का पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये जो वैल्यू है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ये प्रूफ किया गया और इसको याद रखना है, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाने में बहुत मदद करेगा। इसको उतारिए।